Hello students, I'm Santosh Panu and you are learning English with me, okay? So let's get started. बच्चों HSSC एग्ज़ाम प्रीवियस पेपर एनालिसिस जो हमारा चल रहा है बच्चे, उसमें ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। और ये जो पेपर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर है। तो आपको यहाँ से देखना है कि कौन कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरीके से पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे जो ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है ये लिख रखा है कि बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स। बच्चों ऐसा जब क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आता है तो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो एक्शंस हुई हैं और दोनों ही पास्ट में हुई है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी पहले हुई और कौन सी एक्टिविटी उसके बाद हुई। ठीक है, जैसे बचपन में आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा बच्चे, मैक्सिमम हर स्टूडेंट ने ये पढ़ा हुआ होता है कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आई होप कि ये बहुत ही फेमिलियर बच्चे मिलेंगे आपको। इस पॉइंट से रिलेटेड जितनी भी बातें होती है लगभग हर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन किया हुआ होता है अपनी स्कूलिंग के दौरान। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चे तो इसमें क्या लॉजिक लगा था वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। बच्चों अगर मैं ये कहूँ, अभी प्रेजेंट में कोई बात आपको बता रही हूँ और अब घड़ी में कितने बजे हैं, 6 बजे हैं। ओके, अगर मैं ये कहूँ कि डॉक्टर आया 5 बजे, ठीक है, तो क्या इस बात को ये नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर आया 1 घंटे पहले, क्योंकि 6 अब घड़ी में बजे हैं और मैं कह रही हूँ कि डॉक्टर आया 5 बजे, तो क्या नहीं कह सकते कि जो डॉक्टर है वो 1 घंटे पहले आया? कह सकती हूँ ना कि डॉक्टर जो है वो 1 घंटे पहले आया। अगर मैं ये कहूँ कि पेशेंट तो उससे पहले ही मर गया था, तो आप बताइए सोच के कि पेशेंट कब मरा होगा। 5 के पीछे इधर आपको जाना पड़ेगा, चाहे पेशेंट की डेथ हुई है 4:30 बजे, कह सकती हूँ बच्चे, क्योंकि 5 से पहले, क्योंकि 5 बजे डॉक्टर आया है और डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की डेथ हुई है, तो मे भी 4:30 बजे हुई हो, मे भी 4:45 बजे हुई हो, मे भी 4:50 पे हुई हो। बात समझ आती है? अब देखो 6 बजे के रेफरेंस में 5 बजे कौन सा टेंस है? ये पास्ट टेंस है, इसको V2 से लिखा जाएगा। क्लियर? 6 के रेफरेंस में अगर 5 पास्ट है बच्चे, तो 4:30 तो पास्ट के भी और पीछे पास्ट में चले गए हम। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट को बताने के लिए हम यूज़ करेंगे बच्चे यहाँ पर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि 6 बजे मैं कोई एक्टिविटी बता रही हूँ, 5 बजे डॉक्टर आया, पेशेंट उससे भी पहले मर गया था, तो इस घटना को लिखा जाएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर टर्म यूज होती है बच्चे पास्ट परफेक्ट टेंस को बताने के लिए, राइट। अगर आपको कभी बताना पड़े कि एगो और बिफोर में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो बच्चे, एगो जो होता है ये पास्ट से प्रेजेंट की तरफ मूव कर रहा होता है और इसको हम V2 से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन बिफोर क्या होता है, अब के रेफरेंस में पास्ट और ये पास्ट के भी और पीछे पास्ट में जाता है। ठीक है, तो पास्ट ऑफ पास्ट बताने के लिए हम बिफोर टर्म का यूज करते हैं और हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। और यही कारण है बच्चों, जब छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे तो हमें रटवा दिया जाता था कि भाई पास्ट टेंस कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में जब हम नरेशन चेंज करेंगे, और वहाँ पर फिर एक टर्म और जोड़ दी जाती थी कि एगो का भी बिफोर बनेगा, राइट। तो वो एगो का बिफोर क्यों बन रहा था बच्चे? क्योंकि पास्ट टेंस हमारा कन्वर्ट हो रहा है पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट के आगे आप एगो टर्म का यूज नहीं कर सकते, तो फिर एगो का भी क्या बनाना पड़ता था? बिफोर बनाना पड़ता था। आई होप कि मैंने आपको स्कूलिंग के कुछ एग्जाम्पल याद करवा दिए हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते थे कि मेरे थिएटर पहुंचने से पहले मूवी शुरू हो गई थी, मेरे गांव जाने से पहले मेरी खबर पहुंच गई थी। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये इसी पैटर्न पे अप्लाई होंगे। अब क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता बच्चे, तो हम क्या ट्रिक बना सकते हैं वो देख लेते हैं बच्चे। अगर किसी सेंटेंस में टर्म यूज होती है बिफोर, इतना तो आप देख ही लोगे, अगर टर्म यूज होती है बिफोर या व्हेन, तो इधर वाले पार्ट में आपको फिट करना होता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इधर वाला जो पार्ट बच गया बच्चे, यहाँ पर आपको लगाना होगा V2। क्लियर? क्योंकि ये एक्टिविटी पहले हुई है, ये बाद में हुई है, तो पहले वाली एक्टिविटी को लिखेंगे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म।
ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अगर इसी को हम आफ्टर से लिखना चाहें, आफ्टर भी हमारा टाइम को बताने वाला एक शब्द है, तो आपको ऑपोजिट करना होगा। आफ्टर शब्द अगर आप लिखते हो तो देखिए मान लीजिए आपने यही जानकारी आफ्टर से लिखी है, तो आपको क्या करना होगा, आफ्टर यहाँ पर लिख रहे हो तो इस पार्ट में आपको चाहिए होगा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इधर आपको चाहिए होगा V2। क्लियर? अब ये आपको पेपर में देखना है। आफ्टर टर्म यूज हुई है तो पास्ट परफेक्ट यहाँ पे लगाइए, और अगर बिफोर या व्हेन यूज हुआ है तो पहले वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट आएगा। आपसे पेपर में ये पार्ट भी पूछा जा सकता है, आपसे पार्ट में ये भी पूछा जा सकता है पेपर में। आपको वो दोनों बातें दे दे तो आपसे बिफोर आफ्टर भी पूछे जा सकते हैं, टर्म आपकी यही काम में आएगी। तो अब एक बार अपने क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। साफ साफ यहाँ पर व्हेन लिखा हुआ है, ये आपकी हेल्प के लिए है, ये व्हेन रहा। यहाँ पर हैड फिनिश्ड यानी कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन है, तो बचे हुए पार्ट पे आपको सिर्फ और सिर्फ V2 करना पड़ेगा, जो कि आपकी करेक्ट चॉइस होगी C। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा बच्चे कि बैनी ने खाना बनाना कुकिंग फिनिश कर ली थी कब, जब विजिटर्स आए। तो अगर बच्चे मैं एक बात आपको अब बता रही हूँ 6 बजे, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि 6 बजे आपको कोई घटना बता रही हूँ कि आपके जो गेस्ट हैं वो आए 4 बजे, और अगर मैं ये कहूँ कि कुकिंग का काम तो उससे भी पहले हो गया था, तो कुकिंग मान लीजिए हो गई थी 3 बजे। 6 के रेफरेंस में 4 हमारा V2 है, एंटर्ड जो हमने फिट किया, और 6 के रेफरेंस में अगर 4 पास्ट है तो 3 आपके पास्ट का भी पास्ट है, तो 3 से 4 वाली जो घटना है वो हमारी क्या है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो अगले ने दे रखी थी। तो आपसे सिर्फ पूछा जा रहा था V2। क्लियर बच्चों? तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा टेंस का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही 2 विकेट्स बिफोर प्ले वॉज इंटरप्टेड बाय द रेन। बच्चों सेम कॉन्सेप्ट का ये भी है। आपकी हेल्प के लिए आपको यहाँ पर बिफोर वर्ड दिख रहा है। बिफोर अगर आ गया बच्चे तो इंटरप्टेड तो यहाँ पर V2 दे ही रखा है, ये एक्टिव से पैसिव वॉइस है बच्चे, तो वॉज इंटरप्टेड इसलिए आया, ठीक है। और इस पार्ट पे आपको भरना होगा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्विकली उस ऑप्शन पे जाइए जिसमें हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दे रखा है। सो योर राइट चॉइस विल बी A। क्लियर बच्चों? तो टुक को मैं एलिमिनेट कर देती हूँ, टेकन एलिमिनेट कर देती हूँ, हैज़ टेकन एलिमिनेट कर देती हूँ। सो योर राइट चॉइस इज A। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। 89th और 90th दोनों क्वेश्चंस में आपको सेम लॉजिक लगाना है जो मैंने बिगिनिंग में आपको समझाया। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज सुन एज द स्पीच स्टार्टेड। बच्चों जब हम बात करते हैं कंजंक्शन की तो एज सुन एज किसी के साथ कोई जोड़ा नहीं बनाता, राइट। यहाँ पर हम 2 पैरेलल एक्शन बता रहे हैं कि एक के बाद दूसरी हुई। जैसे ही स्पीच स्टार्ट हुआ तो मैं एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाऊंगी, एज सुन एज के साथ हम देन का जोड़ा नहीं बनाते, इसलिए मैंने ए को काट दिया। यहाँ पर ए को मैंने इसलिए एलिमिनेट किया है क्योंकि एज सुन एज के साथ देन नहीं जोड़ा जाता। फिर क्वेश्चन ये आता है कि देन किसके साथ जोड़ा जाता है, तो आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो नो सूनर। नो सूनर जो होता है ये हमेशा देन के साथ जोड़ा बनाता है। नेक्स्ट में देख रहे हो बच्चे देन THEN लिख रखा है, नहीं चाहिए हमें, हटा दो। नेक्स्ट में डी में व्हेन लिख रखा है। बच्चों जो व्हेन है ये हार्डली और स्कार्सली के साथ जोड़ा बनाता है। अगर आपके फर्स्ट स्टेटमेंट में हार्डली या स्कार्सली यूज हुआ हो तब आप नेक्स्ट पार्ट में क्या लगाते हो, व्हेन लगाते हो। तो यहाँ पर इस लॉजिक से मेरे 3 एलिमिनेट हो गई। सो योर करेक्ट चॉइस विल बी बी ऑप्शन। एज सुन एज द स्पीच स्टार्टेड द डेमोन्स्ट्रेटर्स रस्ट टू द प्लेटफॉर्म। और दोनों क्रियाएं पैरेलल हुई हैं, एक साथ हुई हैं। जैसे ही स्पीच स्टार्ट हुआ डेमोन्स्ट्रेटर क्या हो गए, प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़े। तो ये आपका आंसर था बच्चों। सो बी इज योर राइट चॉइस। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर सो लेट। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो कंजंक्शन का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जो सो है ये हमेशा दैट के साथ जोड़ा बनाता है। कंजंक्शन का पॉइंट है बच्चों ये। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं बच्चे तो सो के साथ दैट आना चाहिए, तो दैट मुझे ए पार्ट में नहीं दिख रहा, मैं एलिमिनेट कर देती हूँ। यहाँ पर भी सी पार्ट में भी नहीं दिख रहा। दैट बच्चों बी में भी है, दैट डी में भी है, बट डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। हमारी जो स्टेटमेंट है बच्चे वो प्रेजेंट टेंस में है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो आगे भी हमें प्रेजेंट टेंस चाहिए, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कुड की वजह से मैंने ये एलिमिनेट कर दिया।
वी आर सो लेट, हम इतने लेट हैं, दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन। अगर यहाँ पर हो जाता वी वर सो लेट, वर यहाँ पर गिवन होता बच्चे तो मैं पास्ट में चली जाती, और पास्ट की वजह से यहाँ पर आ जाता कि वी कुडंट कैच द ट्रेन, वी कुड कैच द ट्रेन, मतलब कुड का ऑप्शन हम जब बनाते। बात समझ आ रही है बच्चे? तो यही आपका लॉजिक था। आर प्रेजेंट टेंस है तो जो पार्ट इसके साथ जोड़ा जाएगा वो भी प्रेजेंट में होना चाहिए, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपका इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आपको कन्वर्ट करना है। मैक्सिमम बच्चा यहाँ पर क्या गलती करता है मैं एक बार वो आपको बताना चाहूँगी बच्चे, वो क्या होती है। देखिए बच्चा ये पढ़ लेता है कि नरेशन का जब जब क्वेश्चन करेंगे तो टेंस में बदलाव होगा, ठीक है। और आपकी सुविधा के लिए क्या होगा, मान लो बच्चे ने यहाँ पर देखा हैव यू सीन, वो एक ऐसे ऑप्शन पे जाएगा जहाँ पर हैड गिवन हो, और देखिए सुविधा के लिए फर्स्ट ऑप्शन है। लेकिन बच्चों आपको ऐसे नहीं करना, टेंस चेंज होगा या नहीं होगा ये हमेशा डिसाइड करती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। आपके रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है बच्चे ये सेज है, ये प्रेजेंट टेंस है बच्चों। अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो इसका ये मतलब है कि अब कहता है, कहता है यानी प्रेजेंट में बात हो रही है, तो आगे का जो टेंस होगा वो भी प्रेजेंट होगा, लेकिन हम उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, राइट। कहता अब है तो टेंस वो कौन सा यूज करेगा, प्रेजेंट यूज करेगा। जैसे अभी मैं आपको समझा रही हूँ, ये डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है हमारा, लेकिन अब मैं टेंस कौन सा बोलती जा रही हूँ, प्रेजेंट टेंस यूज कर रही हूँ, राइट। तो आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान देना है कि जब जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो आगे का जो टेंस होगा वो हमेशा चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखो। अब देखिए बच्चे मैं ए को इसलिए एलिमिनेट कर रही हूँ क्योंकि इसमें हेड लगा रखा है। दूसरी एक और भी गलती दे रखी है इसमें, क्वेश्चन में सेज है जबकि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिख रखा है, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से हमेशा स्पीच में चेंज किया जाता है। तो बच्चे देखिए आस्क लिख रखा है, आगे हैड ही सीन, वैसे ही गलत हो गया सारा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंक्वायर्स है, यहाँ पर भी इंक्वायर्स है, लेकिन आप देख पा रहे हो डी पार्ट में सा V2 दे रखा है, ये भी गलत है, इसलिए आपकी करेक्ट चॉइस हो जाती है बच्चे सी। द मास्टर इंक्वायर्स इफ ही हैज सीन द मैप, नो चेंज इन टेंस। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है। बच्चों ध्यान रखना, जब जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो आगे का टेंस कभी नहीं बदलेगा, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। कभी भी टेंस में कोई बदलाव नहीं करोगे। नरेशन के आई थिंक पानोज इंग्लिश क्लासेस के चैनल पे बच्चों 2 वीडियोज़ आपको मिलेंगे, अगर आपको टाइम है तो प्लीज़ एक बार वहाँ से गो थ्रू हो जाइए, आपको ये कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी सिस्टमेटिकली, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर हम लिमिटेड टाइम में ये वीडियो मैं बना रही हूँ बच्चे, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूँ। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो बात चल रही है फिर से आपका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है आपको, और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का है बच्चे, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं। जब जब हम लाइफ में किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तब हम इन सेंटेंसेस को यूज करते हैं। फर्स्ट वाले सेंटेंस में लिख रखा है बच्चे ही सेड टू देम, सारा ही पैटर्न आपका गलत है बच्चे। ही सेड है यहाँ पर, तो सबसे पहले जो बात बोली जा रही है वो क्या कर रहा है, वो सेड नहीं कर रहा, ना वो टोल्ड कर रहा, हटा दो इसको। वो अर्ज कर रहा है, आग्रह कर रहा है आपसे। क्या आग्रह कर रहा है कि चुप रहो, बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, और मेरे जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो यहाँ पर आप देखो डी पार्ट में इफ लगा रखा है बच्चे। इफ हमारी कंजंक्शन कब यूज होती है, जब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, जहां पर हम इफ और वेदर का यूज करते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव नहीं है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो आपकी करेक्ट चॉइस हो जाती है बच्चे यहाँ पर सी। ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, तो यही आपकी करेक्ट चॉइस होगी। बाकी हमने एलिमिनेट कर दिया है। फर्स्ट हमने सेड की वजह से भी एलिमिनेट किया, सेकंड हमने कंजंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमिनेट किया, और सी हमारा यहाँ पर हो जाती है करेक्ट चॉइस। क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा बच्चे प्रॉब्लम सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्लियर बच्चों?
तो आई होप कि आपको इस लिमिटेड टाइम में जो जानकारी मैं दे रही हूँ वो आपको समझ आ रही है, आपका इंग्लिश का डर खत्म हो रहा है और आपको ये भी पता लग रहा है कि कैसे हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने की हमारी आर्ट क्या है, 3 को एलिमिनेट करके हम चौथे बेस्ट ऑप्शन पे जा रहे हैं। तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर supporting and watching these videos. I will be back with my new session. Till the time, you take care. Thanks for watching.